हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री का जो हम शुरू किए हैं उसका 7वां अध्याय है। और ये अध्याय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम आपको देखने के मिलेगा क्या, तो जनजातीय खानाबदोश एवं उनके जितने भी आप देखेंगे जैसे आपको मिल जाएँगे, जहाँ भी आप जिस क्षेत्र में, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कहाँ पे, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो जनजातीय लोग रहते थे, कैसे रहा करते थे, उनका क्या निवास था, उनका क्या कैसा रहन-सहन था, उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि आपने पहले भी इसको देखा हुआ है कि कई राज्यों पर उत्थान और पतन हुआ था। तो हमने देखा है कि कई राज्यों में उत्थान देखा कि किस प्रकार जो है राज्यों का उत्थान और पतन होता है। इस उठा-पटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गाँवों में फल-फूल रही थी। लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, और बहुत ही लंबे अंतराल में देखेंगे तो आपको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए थे। पहले कौन थे? पहले मुगल था, उसके बाद अंग्रेज़ आया, अंग्रेज़ के बाद भारत आज़ाद हुआ, ये सब जो है होते चला गया। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग-अलग किस्म में जो है अलग-अलग लोग के समाज के लोग रहते थे और अलग-अलग तरह के वहाँ के रहन-सहन हुआ करते थे। तो ऐसे ही है जो, क्योंकि अलग-अलग किस्म में समाज जो है अलग-अलग तरीकों से विकसित हुई। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको हम अब समझते हैं। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। हम पहले पढ़े थे जो 4 वर्ण में विभाजित था, जो कि आगे भी यही होता चला गया। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये बड़े जो नियम थे, ब्राह्मण के द्वारा सुझाए गए थे, ये नियम बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। सबसे इससे जो है क्या हुआ था कि जो ब्राह्मण 4 वर्ण आपको सुझाए थे, शूद्र, ब्राह्मण, राजपूत, ये सब जो वर्ण थे चारों, उनको ही और इनको जो है बड़े-बड़े जगहों पर इसका क्या हुआ था, तो इसको स्वीकार किया गया था। इसमें जो है इससे ऊँच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया था। ये देखिए एक नृत्य का संताल नृत्य है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये नृत्य है। और नृत्य में ये जनजातीय नृत्य, ये डांस जो जनजातीय नृत्य है, ये संताल चित्र जो है ये खर्रा है, संताल चित्र खर्रा। आगे है कि बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, और मतलब परे मतलब होता है उसको जान नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है, उससे अछूता है वो। उसको जिस जगह पे रह रहा है वो बड़े शहरों, जैसे आप गाँव में रह रहे हैं तो बड़े शहर में क्या हो रही है, नहीं हो रही है, आज तो हम सोशल मीडिया के अनुरूप जान लेते हैं, लेकिन पहले लोग नहीं जानते थे कि क्या, कहाँ, कौन शहर बड़ा बड़ा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब इन सब चीज़ों से ये अछूता रहते थे। तो बड़े शहर से ये परे रहते थे। अलबत्ता देखिए एक दूसरे शहर के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता था, और ये सब जो थे उसको क्या कहा गया? जनजातीय कहा गया। किनको जनजातीय कहा गया? जो ऐसे कर्मकांडों को नहीं मानते थे, जो ब्राह्मणों द्वारा जो सुझाए गए नियम थे उनको नहीं मानते थे। वो जो था वो नए असामाजिक वर्गों में विभाजित था, और ऐसे ही जो लोग थे उसको क्या कहा गया? इस समाज के लोगों को जनजातीय कहा गया। प्रत्येक जनजातियों के सदस्य नातेदारी के संबंध से जुड़े होते थे, और ये एक-दूसरे से नातेदारी मतलब रिश्तों से जुड़े हुए होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, तो क्या होती थी, कई जनजातियाँ जो थी वो क्या करता था, जो जीवन यापन करने का जो उनका तरीका था वो क्या था? खेती था। कुछ दूसरी जनजातियाँ के लोग शिकारी, संग्राहक, और कुछ दूसरी जनजातियाँ के जो लोग होते थे वो शिकार करता थे, और कुछ अपने पशुपालक भी होते थे, कुछ पशु भी पालते थे, कुछ संग्राहक भी होते थे, कुछ किसान भी होते थे, और कुछ क्या थे, तो कुछ
पशुपालक भी होते थे। ये सब आपको याद रखना है। प्रायः वह अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा-पूरा इस्तेमाल करने के लिए गतिविधियाँ का जो है मिला-जुला रूप अपनाते थे और पूरा-पूरा इस्तेमाल प्राकृतिक संसाधनों का जो है इस्तेमाल करने के लिए जैसे आपको वो शिकार करते थे, प्राकृतिक रूप में मिल रहा है शिकार आपको उनको मिल रहा है। यहाँ पर पेड़-पौधों का जो है कैसे उसका निर्माण किया जाए, अपने घर का निर्माण करते थे, कैसे वहाँ पर रहा जाए, उन पेड़-पौधों का क्या-क्या उपयोग है, फल-फूल इत्यादि का वो कैसे उपयोग करेंगे, उन सभी संसाधनों को वो अपना मिला-जुला करके वो अपनाते थे। कुछ जनजातियाँ जो होती थी खानाबदोश थी। क्या थी? कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी। और वो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करती थी और जो खानाबदोश जनजातियाँ थी, वो क्या थी? तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करती थी। मतलब कि एक जगह आज यहाँ पर रहेंगे तो दूसरे दिन उसको कहीं और मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो घूमा करती थी। उसको क्या कहा गया? खानाबदोश कहा गया। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरवाहों पर नियंत्रण रखते थे और वे और जो अपने खुद को बनाए गए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बँटवारा करते थे और वो जो समूह में रहते थे, संयुक्त रूप से रहते थे, भूमि और चारागाहों के जो भी हुआ करता था, उसको खुद को वो आधार बनाकर उसमें बँटवारा करके और वहाँ पर रहा करते थे। एक यहाँ पर दिया गया है कि उपमहाद्वीप का एक चित्र जो है भीतरी आप देखेंगे तो भौतिक मानचित्र लेकर वो इलाके बताए हैं जहाँ जनजातीय लोग रहा करते थे। अब अगर भारत को हम देखेंगे नक्शा के रूप में, तो भारत के नक्शा में आप देखेंगे कि यहाँ मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ झारखंड, उड़ीसा और यहाँ पर बिहार में भी कुछ जगह हैं जहाँ पर लोग जनजातीय लोग संथाल का जो क्षेत्र झारखंड का है, जहाँ मध्य प्रदेश में बीच में गोंड जनजातियाँ रहती थी। ये सब जो है उड़ीसा जो है ये सब क्षेत्र जो है जनजातीय क्षेत्र हैं। आगे है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फूली-फली सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी-कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था और जो कभी-कभी जो होता था जाति विभाजन हो एक जाति से दूसरी जाति मतलब विभाजन जब होने लगा, तो इन समाज के साथ क्या होने लगा? टकराव होने लगा। कई मायनों में इन जनजातियों अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी कई जनजातियाँ थी वो अपनी जो आज़ादी को जैसे वो जी रहे थे, उसको बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाए रखा और वो जो उनकी संस्कृति जिस संस्कृति में वो जी रहे थे, वो संस्कृति को भी उन्होंने बचा के रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरत के लिए एक-दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध में दोनों तरह के समाजों को धीरे-धीरे बदलने का काम भी किया गया। आगे है जनजातीय लोग कौन थे? जनजातीय लोग आगे हम देखेंगे तो इसमें जनजातीय जो भी लोग थे वो कौन हुआ करते थे। इसमें देखिए जो समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते। जनजातीय जो लोग होते थे वो लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे लेकिन समृद्ध रीति-रिवाज़ों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षक थे और जो रीति-रिवाज़ होते थे, कोई भी रीति-रिवाज़ जैसे शादी हो गया, जैसे वहाँ के पूजा पाठ हो गए, ये सब जो रीति-रिवाज़ थे वो उसको बचाए रखे हुए थे, मौखिक रूप से बचाए हुए रखे थे। ये परंपराएँ हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी, वही जो है हर ये जो परंपराएँ चलती आ रही हैं वो आने वाली पीढ़ी को मिला करती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं और मौखिक रूप से जो भी हुआ करता था, जो भी बातचीत जो उनको बोल कर बताया जाता है, उनका जो है मौखिक रूप से वो इस्तेमाल आज के इतिहासकार करने लगे हैं। जनजातीय लोग लगभग जो है भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजातीय इलाका और प्रभाव समय के साथ-साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था और कुछ शक्तिशाली भी जनजाति थे जो उनका इलाका था बहुत ही बड़ा होता था। पंजाब जैसे देखिए पंजाब में खोखर जनजाति ये सब याद आप रखेंगे कि कहाँ पर कौन जनजाति किस नाम से जाना जाता था।
पंजाब में कौन जनजाति? तो खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। कौन? पंजाब में पूछा जाता है कौन जनजाति जो थी वो 13वीं 14वीं शताब्दी में बहुत ही प्रभावशाली उनका था, उनका जो प्रभाव था बहुत ही ज़्यादा था, तो वो खोखर जनजाति थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग जो थे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए और उसके बाद खोखर के बाद गख्खर जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया जो थे क्या थे? कमाल खान गख्खर। कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किनको बनाया गया था? तो कमाल खान गख्खर को अकबर अकबर बादशाह ने क्या बनाया था? मनसबदार बनाया था। सुल्तान और सिंध के में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए गए जाने से पहले ये जो था लंगा और अर्धुन, यहाँ पर हम पहले इसको समझ लेते हैं। एक बार जो है ये मुगल और सिंध में मुगलों द्वारा जब अधीन कर लिया गया, कर लिए जाने से पहले जब मुगल को इनको अधीन किया, उनको अधीन कर लेने से पहले लंगा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। ये जो दो दो लोग थे अंगार और अल्गोंग, इनके दोनों का जो प्रभुत्व था वो बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रों पर। उत्तर-पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी और उत्तर-पश्चिम में देखेंगे आप जान रहे हैं उत्तर, ये जो भाग है उत्तर है, ये पश्चिम का भाग है। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग रहते थे, जनजाति थी, शक्तिशाली वहाँ पर जनजाति रहा करती थी, जैसे कि बलोच जनजाति वहाँ पर रहती थी। ये लोग अलग-अलग मुखिया वाले कई छोटे-छोटे कुलों में और इनके जो मुखिया बहुत होते थे वो छोटे-छोटे टुकड़ों में, कुलों में बँटे होते थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी, गरैया की जनजाति रहती थी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय की जनजातियों के नाम बताएँ, तो गड्डी और गरैया जनजाति वहाँ पर रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर-पूर्वी भाग पर भी नागा ये जो है यहाँ कहाँ पे उपमहाद्वीप के उत्तर-पूर्वी भाग को देखेंगे तो इस भाग में उत्तर-पूर्वी भाग में जो है कौन? तो नागा, अहोम और कई जातियाँ जो थी वहाँ उन जनजातियों का पूरी तरह से प्रभुत्व था। कौन-कौन? उत्तर-पूर्वी में आपको नागा और अहोम मिलेगा और उत्तर-पश्चिम में जब हम चलेंगे तो गड्डी, गरैया जनजाति हैं और यहाँ पर जो है बीच में आप देखेंगे उत्तर-पश्चिम की और एक विशाल और उत्तर-पश्चिम में ही कुछ जनजातियाँ जैसे बलोच थी, ये सब कहाँ पर थी? तो ये पश्चिम हिमालय में आपको गड्डी और गरैया मिलेगा और उत्तर-पश्चिम में कौन? तो बलोच जनजाति हैं। यहाँ पर बहुत ही कुलों में मुखिया के रूप में बँटे होते थे, कहाँ पे? तो उत्तर-पश्चिम के क्षेत्रों में और पश्चिमी हिमालय में आपको गड्डी और गरिया जनजाति, ये 3-4 जो जनजातियाँ हैं, ये आपको याद रखने हैं। जैसे कि उत्तर-पश्चिम में आपको एक बलोच हो गया और पश्चिम हिमालय में आपको गड्डी, गरैया हो गया और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में नागा, अहोम ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जनजातियों का वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था। कुल किसे को कहते हैं? तो कुल जो होता था, आप पहले भी पढ़े थे, कुल जो एक बार के जो उनके परिवार के होते थे, उसी प्रकार है जो कुल जो होता था किनको कहते थे? परिवारों या घरों के ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। मतलब एक के बाद मतलब उनके दादा हुए, पिताजी हुए, उसके बाद पुत्र हुआ, फिर उनके पोता हो गए, ऐसे ही पर एक ही रक्त समूह के वो हुआ करते थे। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होती थी और जो भी जनजातीय संगठन हुआ करता था, वह नातेदारी, कुल संबंधी मतलब एक के बाद जो उनका घर है, वो एक ही उनके दादा हुए, पिताजी हुए, उनके परदादा हुए, उन्हीं के अनुरूप हुआ करता था उनका संगठन। आगे है कि देखिए यहाँ पर दिया गया है कि बिहार के और झारखंड के बारे में, जो मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। कहाँ पे? तो चेर सरदार शाहियों का उदय 12वीं सदी के में हुआ था, 12वीं-13वीं सदी में। बादशाह अकबर ने बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने कब तो राजा मान सिंह का जो प्रसिद्ध सेनापति था मान सिंह, वो 1591 ईस्वी में 6 लोगों पर हमला किया और इन्होंने 6 लोगों पर क्या किया? हमला किया और उन्हें परास्त कर दिया। और कौन? तो राजा मान सिंह ने कब? 1591 ईस्वी में, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह से अधीन नहीं बनाए गए, लेकिन उनको पूरी तरह से अधीन नहीं बनाया गया था। औरंगज़ेब के समय में मुगल सेनाओं ने क्या किया? तो 6 लोगों
के कई इलाकों जो और किलों पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और इस जनजातियों को अपना अधीनस्थ बना लिया और इन जो चेर जनजाति थे उनको अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे और इस क्षेत्र में जो रहने वाले बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में जो रहने वाले सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जनजाति थी वो मुंडा और संताल जनजाति थी। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे लेकिन ये इनका जो रहने का जो जगह था वो उड़ीसा और बंगाल का भी कुछ क्षेत्र है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में देखेंगे कौन है तो कोली और बेराद और कई दूसरी जनजातियाँ के निवास स्थान थे। महाराष्ट्र और कर्नाटक में कौन तो कोली और बेराद जनजाति थी। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे और कोली लोग जो थे वो गुजरात के भी कई इलाकों में रहा करते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब जो ये आप देख रहे हैं ये सब पूरा इम्पोर्टेंट संताल हो गया, मुंडा हो गया, कोली, बेराद ये सब जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। कोली गुजरात में कुछ इलाकों में भी रहा करते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियाँ भी विशाल आबादी थी। कहाँ तो दक्षिण के क्षेत्रों में। आगे है कि भीलों की बड़ी जनजाति जो थी ये पश्चिमी और मध्य भारत में फैली। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है भीलों की जनजाति आपको कहाँ पर मिलती है? तो पश्चिमी में गुजरात की तरफ और मध्य में आप मध्य प्रदेश में आप देखते हैं में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते-आते जो है कई जगह पर बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि ज़मींदार बन चुके थे और 16वीं शताब्दी जब आया तो ये लोग जो थे वो क्या हो गए थे, तो ये वहाँ पर बस गए थे और वहाँ पर खेतिहर हो गए और ये ज़मींदार भी बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे, लेकिन वहाँ के कुछ कुल के जो लोग थे वो संग्राहक ही बने रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानवरों को मारकर खाना, ये सब उनका होता चला आया था। मौजूदा क्षेत्र में देखेंगे तो आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। ये इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किन लोगों की तादाद जो कि जनजातीय समूह के हैं, तो ये गोंड के बारे में इस बार भी पूछा गया था क्वेश्चन और बहुत ही बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। सबसे बड़ी जाति जो है गोंड जनजाति आपको मिलती है। आगे ये चित्र में आप देख सकते हैं कि शिकार करने के लिए रात में जो है भील लोग जो होते थे वो हिरण का शिकार कैसे कर रहे हैं, भील लोग। आगे है खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहा करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, अपने साथ में क्या-क्या लेकर जाते थे, उनके बारे में यहाँ पर अब पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खानाबदोश चरवाहों अपने जानवरों के साथ दूर-दूर तक घूमते थे। खानाबदोश वो जो होते थे वो चरवाहों के साथ के साथ वो दूर-दूर से तक घुमा करते थे। देखिए जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊँट है, ऊँट के ऊपर जो है सामान लाद दिया जाता था और जो है बकरी, घोड़ा ये सब उनके साथ रहा करता था। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था और उसका जीवन जो था अन्य पशुचारी जो होते थे उन पर उत्पादों पर निर्भर रहता था। वो एक खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही इसको पहले हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखला भारत की बाहरी दुनिया से जोड़ती है। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जाता था और उसको जो है यहाँ पर मेवा इकट्ठा कर लेते थे, ऊँट पर लादते थे और मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएँ भारत लाते थे और मध्य एशिया के जो भी लोग होते थे वो ऐसी सामान को भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाज़ारों में पहुँचाते थे और जो बंजारे होते थे वो क्या करते थे उन वस्तुओं को लेते थे और अन्य जगहों पर वो पहुँचा दिया करते थे। यहाँ पर और कुछ लिखा गया है कि उन चीज़ों को वो लाते थे चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि विनिमय भी किया करते और उनके जो भी कार्य होते थे यहाँ पर ऊपर से आप देखेंगे तो बर्तन, कपड़ा ऐसी जो बर्तन यहाँ पर देखेंगे अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते-जाते हुए सामानों की खरीद-फरोख्त भी किया करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जब वो आते-जाते थे तो खरीद-फरोख्त भी किया करते थे।
आगे है ये इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। जो खानाबदोश और परमनसी समूह में क्या आप समझना चाहते हैं, क्या है वो? तो क्या है ये खानाबदोश लोग क्या होते थे, घुमंतू होते थे। उनमें कई पशुचारी होते थे होते हैं जो अपनी रेवड़ी पशुविंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक गायक अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते-करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते थे। तो ये जो होते थे भ्रमणशील लोग होते थे जो नृतक गाया मतलब गाना बजाने वाले फेरी वाले, दस्त वाले ये सब लोग हुआ करते थे। एक जगह से दूसरी जगह काम-धंधा में ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहाँ उन्होंने पिछले साल दौरा किया था और वह जो है वैसी जगह फिर से लौट कर आते हैं जहाँ पर उन्होंने पिछली बार गए थे। आगे है बंजारा लोग जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे और बंजारा लोग सब में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी जो था वो खानाबदोश था। उनके कारवां मतलब टाँडा, ये जो कारवां को क्या बोला जाता है? टाँडा कहलाता था। उनका कारवां टाँडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बंजारों तथा अन्न तथा अनाज की ढुलाई के लिए करता था और नगर के बाज़ारों और अनाज की ढुलाई के लिए इन बाज़ारों का ही उपयोग कौन करता था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बादशाह जहांगीर ने अपने स्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर जो है अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे और जहांगीर ने भी लिखा है कि बंजारा है जो विभिन्न इलाकों से अनाज लेता था बैलों पर और जाकर वो बेचता था। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के साथ के लिए खाद्यान्न की ढुलाई काम करता था। कौन? तो ये बंजारा जो होता था ये सैन्य अभियानों के समय जो है उनके खाने-पीने की जो सामान होते थे उनका काम किया करता था। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते थे और विशाल जब सेना होती थी तो 1 लाख बैल जो है उनके लिए अनाज ढोया करता था। बंजारे, बंजारे क्या होते हैं? तो बंजारे 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज़ व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों के बारे में वर्णन किया है। कौन? तो पीटर मंडी जो है अंग्रेज़ व्यापारी है, इन्होंने बंजारों के बारे में कुछ वर्णित किया है। उनके बारे में पढ़ते हैं कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूँ और चावल जैसे अनाजों से लदे थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे और ये जो है पूरी अपने गृहस्थी को साथ ही लेकर चलता था। एक टांडा में कई परिवार होते थे। उन और उनका जो है परिवार होता था। उनका जीने का तरीका उन भार-वाहनों से मिलता-जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह आते-जाते रहते हैं। गाय, बैल अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते थे और ज़्यादातर क्या होते थे, वो बंजारे ही खुद सौदागर होते थे। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है, वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महँगा है। आज भी देखते हैं कि जो जहाँ पर सामान सस्ता मिल रहा है वहाँ से लेता है और दूसरी जगह जाकर बेच दिया जाता है। ये व्यापारी का काम होता था और ये खुद ही व्यापारी होते थे कौन? तो बंजारे। वहाँ से वो लेते थे और दूसरी जगह जहाँ मुनाफ़ा उनको होती थी वो जाकर वहाँ पर बेच देते थे। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते थे और यहाँ पर जो है 6 से 700 लोग वो एक साथ रहते थे एक टांडा में। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते और एक दिन में कितना 6 से 7 मील करते यहाँ तक कि ठंड मौसम में भी 6 से 7 किलोमीटर तक वो चला करते थे। अपने गाय और बैलों पर से सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। आज भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, जो आज के बारे में यहाँ पूछता है कि गाँव और शहरों में अनाज ले जाने के लिए आप कैसे उपयोग करते हैं? तो आज क्या हो गया है तो आज आधुनिक युग का जो हम शुरुआत देखेंगे तो उसके साथ ही जो पूरा परिवर्तन हो गया। आज अनाज ढोने के लिए आपको ना कि बैल का उपयोग किया जा रहा है। आज हम गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, ट्रक का उपयोग कर रहे हैं अनाज को इधर से उधर लेने और ले जाने के लिए।
आगे है कि कई पशुचारी जो होते थे, कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के हाथ बेचने का काम करती थी, जो फेरी का काम हुआ करता था। एक जगह से लेता था, दूसरी जगह जाकर बेच देता था, तो वो फेरी वाला काम होता था। जैसे यहाँ पर दिया ही गया है कि छोटे-मोटे फेरी वालों भी विभिन्न जातियों भी एक गाँव से दूसरे गाँव भ्रमण करते थे। आज भी देखते हैं कि मवेशी का जो आप देखते हैं मवेशी का भी फेरी होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचा जाता है, मंडी में लेकर जाकर बेचा जाता है। गाय भैंस जितने भी मवेशी मवेशी का भी मंडी लगता है। आगे है, ये लोग रस्सी सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते हैं थे। कभी-कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशाबीनों की भी जातियाँ थी, जो विभिन्न नगरों और गाँवों में कमाई के लिए अपनी कला प्रदर्शित करती थी। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये कांस्य का मगरमच्छ कुटिया कोड जनजाति उड़ीसा। ये कोड जनजाति द्वारा बनाया गया है। इस देखिए ये मगरमच्छ काँच की मूर्ति द्वारा बनाया गया है। ये उड़ीसा में मिला है। बदलता समाज और नई जातियाँ श्रेणियाँ और किस तरह से जो है बदलते हुए समाज को देखते हैं, कैसे बदल रहा है समाज, इनके बारे में हम अब जानते हैं। तो जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई नए हुनर वाले लोगों की जो है आवश्यकता पड़ने लगी। क्या हो गया? वर्णों के भीतर छोटी-छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियाँ और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता जो आप देखेंगे प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के कई संगठन में आधार बना। अब देखेंगे जाति पर जो है विचार-विमर्श करेंगे तो कैसे ये जाति के विचार-विमर्श में क्या होता है, तो वर्तमान जो है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकोडन उदययार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा जो इस प्रकार विचार-विमर्श इसमें हमको मिलता है कि वे रथकरों मतलब शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग इस समाज स्थिति पर विचार-विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों, गाड़ियाँ का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियों को स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज-सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए क्या करना जेवर बनाना इत्यादि जो शामिल था। आगे है कि 11वीं और 12वीं सदी तक आते-आते क्या हुआ कि क्षत्रिय के बीच राजदूत गोत्रों की ताकत इसमें काफ़ी इज़ाफ़ा हो गया। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कई कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों से आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे-धीरे क्या हुआ ये जो है कि बहुत सारे गोत्र आने लगे थे। धीरे-धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में और यहाँ पर कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया और जनजातीय लोगों ने भी उनका अनुसरण कर लिया। किनका? तो राजपूतों गोत्रों का। धीरे-धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल मुख्य जनजातियाँ परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाया। बहुत ही कम परिवार जो थे, जो शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जनजातियों में जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध, उत्तर-पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया और इन्होंने क्या किया तो इस्लाम को अपना लिया जो इस तरह बसे हुए थे। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमानों पर स्वीकार नहीं की गई और इन इलाकों में क्या किया गया सनातनी हिंदू धर्म की व्यवस्थाएँ जो भी थी उनको स्वीकार नहीं किया गया।
राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। इतिहासकार जो थे हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से में 2 उदाहरण नीचे दिए गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो आप महिला को देख रहे हैं, ये महिला क्या है? ये गोंड महिला है। स्थानांतरित रूप से जो कृषि होती थी, स्थानांतरीय रूप से जो आपको कृषि के रूप में आपको इनको देखने को मिलता है। ये यहाँ पर वो इस प्रकार से कृषि किया करते थे। देखिए नज़दीक से एक नज़र को हम देखेंगे तो गोंड जनजाति जो होती थी, वो कहाँ पर रहती थी, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। गोंड गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। कहाँ पर? गोंडवाना नामक विशाल वन जो प्रदेश था, वन का जो जगह था, वहाँ पर रहा करते थे। वो स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल-बदल कर खेती करते थे और ये जो है जगह-जगह एक जगह आज किए मतलब इस सीज़न किए तो दूसरी जगह दूसरी मौसम में वहाँ दूसरी जगह करेंगे। इन तरह का इनका खेती हुआ करता था। विशाल गोंड जनजाति की कई-कई छोटे-छोटे कुलों में बटी और विशाल गोंड जनजाति थी, जो छोटे-छोटे कुल में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना या राय होता था राजा या राया होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास जो अकबरनामा में उल्लिखित है कि कटंगा के गोंड राज में 70,000 गाँव थे और यहाँ पर क्या थे? 70,000 गाँव थे। कहाँ से मिलता है? तो अकबरनामा में ये उल्लिखित है। स्थानांतरीय के खेती को देखेंगे, स्थानांतरीय खेती में आप देखेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान जो खेती किया जाता था। अ, इसमें लिखा गया है कि किसी वन प्रांत में पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है और जहाँ पर पेड़ और झाड़ी होती थी, वहाँ पे पहले इसको काट कर जला दिया जाता। उसकी राख में ही फसल बो दी जाती थी और उसी के राख में फसल बो दिया जाता था। जब यह ज़मीन अपनी उर्वरता को खो देती है, तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ कर दिया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है और इसी तरह से फसल को उगाया जाता है। कहाँ? स्थानांतरीय खेती में। इसमें देखें हम आगे है ये हम स्थानांतरीय खेती को कृषि के बारे में हम देखेंगे आगे लिखा गया है। उसके बाद जो है इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी और यहाँ पर जो है प्रशासनिक व्यवस्था होती थी जो वो केंद्रीकृत होने लगी थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। राज्य क्या था? गढ़ों में विभाजित था। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था और जो वो गढ़ होता था वो किसी खास जो गोंड कुल के होते थे उनके नियंत्रण में ये वो होता था। ये पुनः 84 गाँव की इकाइयों में विभाजित है और ये जो कितने गाँव के में विभाजित था, तो 84 गाँव में यह विभाजित होता था, जिन्हें 84 कहा जाता था और जिसको 84 कहा जाता था। 84 का उप-विभाजन बह बरहोतों में होता था और ये आप सब ध्यान रखेंगे, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। इनका जो क्या होता था, इनका भी विभाजन होता था और ये जो 84 थे, 84 का उप-विभाजन जब होता था, तो इनको क्या कहलाता था, ये जो है बरहोतों में होता था, जो 12-12 गाँव को मिलाकर बनते थे और बरहोत में मतलब 12-12 गाँव मिल जाते थे, उनको मिलाकर इनका उप-विभाजन किया जाता था। अ, उन्हें जो है आगे देखेंगे तो बड़े राज्यों के उदय में गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला और यहाँ पे गोंड समाज के चरित्र को क्या-क्या बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे-धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और ब्राह्मण जो लोग था वो गोंड राजाओं से भूमि प्राप्त किया। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई और गोंड जो सरदार था वो अब राजपूत बनने की चाहत उसकी होने लगी। इसीलिए वो क्या हुआ तो कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। ये भी पूछा जाता है कहाँ के राजा ने किस संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की? तो गोंड का राजा अमन दास था, उन्होंने संग्राम शाह की क्या-क्या उपाधि धारण किया।
उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। और उन्होंने क्या किया, दलपत के महोबा के चंदेल राजपूत के जो थे सालवाहन, उनकी पुत्री दुर्गावती से उन्होंने शादी किया। कौन? तो ये संग्राम शाह जो अमनदास था, अमनदास का जो पुत्र दलपत था। आगे यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है सुबा सीमा और सरकार का जो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये सरकार का है। और ये वाना है, ये गोंडवाना जो चित्र आप देख रहे हैं गोंडवाना, ये गोहरा, कोलेंगा, ये नर्मदा नदी है। ये सब गोंडवाना का, ये ताप्ती नदी है, ये ताप्ती और तापी नदी है। ये सब जो है एक गोंडवाना का जो क्षेत्र था उनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। आगे है कि दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई, और दलपत की मृत्यु भी जो है वो कम उम्र में हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी, और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाल ली। और वीर नारायण के नाम पर है जो दुर्गावती ने शासन का काम शुरू कर दिया। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ, और उसी के समय में राज्य का अधिक विस्तार हुआ। पुत्र का क्या नाम था? वीर नारायण नाम था। 1565 ईस्वी में आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला कर दिया। और कौन कर दिया? आसिफ शाह ने गढ़ कटंगा पर हमला कर दिया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, और उसकी जो है उसकी हार हुई, और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। और इसमें जो है दुर्गावती क्या हुई? हार गई। और उन्होंने समर्पण करने के समय सम्मान में वह समर्पण नहीं करना चाहती थी। इसके एवज में वो क्या की, जो उन्होंने समझा कि हम मर ही जाएँ, तो वो मर जाना ही बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया, और जो वीर नारायण था वो लड़ते हुए भी मारा गया। क्या हुआ? वो मारा गया। ये जो आप देख रहे हैं नक्काशीदार दरवाज़ा, गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश। ये एक नक्काशा है। आगे है गढ़कटंगा। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। ये जो राज्य था ये गढ़कटंगा, ये बहुत ही समृद्ध राज्य था। इसमें हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। ये जो आप क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का ये आप एक आंसर के रूप में बना सकते हैं कि जो लोग गोंड प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहते थे। तो इस प्रकार से आप इसको समझते चलेंगे तो इसी में एक आंसर आपको मिल जाएगा। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। इसी द्वारा जो है मुगल जो है यहाँ पर कब्जा करना चाहता था। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया था, कर लिया, और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। और जो शेष बचा हुआ था वो उनके वीर नारायण के जो चाचा थे चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए, और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष जो हुआ था उनमें वो असफल रहे। आगे देखेंगे तो अहोम जनजाति, गोंड के बाद अहोम। ये सब जो जनजातियाँ जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अहोम लोग जो थे वो म्यांमार में जो म्यांमार जो आप नाम जान रहे हैं उनमें जो है मौजूदा जो म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे थे। और ये म्यांमार का नाम जो आप जान रहे हैं उनमें मौजूदा समय में जो है वो लोग जो थे अहोम में वहाँ से 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र के नदी घाटी में आकर बस गए थे। उन्होंने भूइया मतलब भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। और भैया जो वहाँ के जो भूस्वामी थे उन लोगों को उन्होंने क्या-क्या दमन कर दिया और वहाँ पर नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चोटियों मतलब 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। कौन? चोटियों कब? तो 1523 और कोच हाजो 1581 में उन्होंने अपने राज्यों में इसको मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया, और उन्होंने क्या किया? बहुत ही जनजाति को अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया, और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। और इतने वर्ष पहले ही उन्होंने आग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल किया। कौन? तो अहोम।
1530 के बाद हम आगे चलते हैं तो 1660 तक आते-आते वो एक उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गया और जो है 1530 के बाद आगे बढ़ते-बढ़ते आग्नेय इस्तेमाल कब किया तो 1530 में किया। ज और 1660 तक आते-आते वो जो है उच्च स्तरीय बारूद और तोप का भी निर्माण करने में वो सक्षम हो गया। ये पूर्वी जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूर्वी क्षेत्र, ये जनजातीय भारत के पूर्वी जो क्षेत्र पूर्वी भारत ये जनजातीय समूह का क्षेत्र था। जो कि गारो, खासी जनजातीय, पहाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, वो सब क्या है जनजातियाँ हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे जनजाति देखने को मिलते हैं। लेकिन आगे है यहाँ पर कि लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण-पश्चिम के कई जो आक्रमणों का सामना करना पड़ा और दक्षिण-पश्चिम से कई आक्रमण जो होते थे जैसे ये दक्षिण हो गया, दक्षिण और पश्चिम के क्षेत्रों से वहाँ पर आक्रमण हुआ करता था, उसका उन्होंने सामना किया। आगे है कि 1662 ईस्वी में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम पर हमला कर दिया। कब? तो 1662 ईस्वी में किसके नेतृत्व में? तो मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम पर हमला कर दिया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हो गई और यहाँ पर है अहोम की पराजय हो जाती है। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा दिन तक जो है नहीं बना सके। वो लोग जो है जीत तो लिए लेकिन बहुत दिनों तक वहाँ पर नहीं रह सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, क्या था? वो बेगार पर निर्भर था। अहोम राज्य जो था वो बेगार पर निर्भर रहता था। बेगार किसको कहते हैं? तो उसको हम बेगार को समझेंगे तो एक दूसरे पर वो निर्भर रहता था। जब वो जैसे-जैसे आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों को कहा जाता था जो किसी काम के नहीं होता था, उनसे काम कराया जाता था, उनसे उसको बेगार कहा जाता था। राज्य के लिए जिन लोगों को से जबरन काम में लिया जाता था, वे पाइक कहलाते थे और जिनको जबरन ही काम में लिया गया, उनको क्या कहा गया? पाइक कहलाया। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई। प्रत्येक गाँव को अपनी बारी आने का निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। ये जो लोग होते थे जिनसे जबरन काम करवाया जाता था, उनको भेजा जाता था भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया और जहाँ पर कम लोग थे, जहाँ ज़्यादा लोग थे, उनको स्थानांतरित जहाँ ज़्यादा लोग थे, जहाँ कम लोग थे, वहाँ पर उनको स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार अहोम जो है कुल उसका जो अहोम कुल था, वो टूट गया। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते-होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। आगे है कि लगभग सभी वयस्क पुरुष जो होते थे कि पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएँ करते थे और जो पुरुष जो होते थे वो सब क्या करते थे तो यहाँ पर सेनाओं में अपनी सेवाएँ देते थे। ऊपर में हम पढ़े थे जो टूट गया था वो वहाँ पे जब मुगल का आक्रमण हुआ और उसके बाद मुगल के आक्रमण के बाद ही वो जो है टूट गया था लेकिन नहीं रह पाया था लेकिन दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों से जब आक्रमण हुआ तो ये अहोम उसको नहीं बर्दाश्त कर पाया और वो जो है क्या हुआ बिखर गया। आगे है कि यहाँ पर है जो पुरुष अपने युद्ध में सेवाएँ देते थे। दूसरे समय में वे बाँध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण में या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग जो होते थे इन सब कामों में एक साथ जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए और इन्होंने ही चावल की खेती को नए तरीके से शुरू किया। ये जो देख रहे हैं आप कान में आभूषण, कबोई नागा जनजाति मणिपुर, ये जो है कबोई जो जनजाति थी उन्होंने इसको बनाया है, कहाँ पर? तो मणिपुर में। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, पहले भी कुल में आप सब देखे थे जो वो कुल में ये विभाजित थे, जिन्हें खेल कहा जाता था और इनको क्या कहा जाता था? जिन्हें खेल कहा जाता था और ये पूछा भी जाता है जो किसको खेल कहा जाता था, किन समाज को खेल कहा जाता था? तो अहोम के जो लोग के समाज होते थे, वो जो कुल में विभाजित थे, जिनको क्या क्या कहा गया? तो खेल कहा गया। खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसीलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गाँव होते थे और एक खेल के नियंत्रण में कई गाँव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के कई
जो किसान होते थे उनके ग्राम में जो भी समुदाय होते थे द्वारा ज़मीन दी जाती थी उनको किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा क्या हो दिया जाता था तो ज़मीन दिया जाता था। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इन्हें वापस नहीं ले जा सकता और समुदाय की जब तक सहमति नहीं होगी तब तक ये जो राजा है इनको नहीं वापस ले जा सकता था। आगे है कि शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे और शुरुआत में जो भी अहोम लोग थे वो जनजातीय की जो देवताएँ होती थी उनकी उपासना किया करते थे। लेकिन 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्राह्मण के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजाओं के द्वारा भूमि अनुदान दी गई। शिव सिंह एक 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। किनके काल में? शिव सिंह के काल में 1414 से लेकर 44 तक का ये काल था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी परंपराओं और आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा और इन्होंने हिंदू धर्म अपना भी लिया तब पर भी वो पूरी जो उनकी परंपराएँ थी उनको उन्होंने नहीं छोड़ा। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था और ये जो है एक अत्यंत नीचा जो समाज जिसको कहते हैं वो समाज था, परिष्कृत समाज था। कवियों, विद्वानों को अनुदान में ज़मीन दी जाती थी, नाट्यक्रम को प्रोत्साहन किया जाता था, सांस्कृतिक और संस्कृत की महत्व कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। और आगे है कि बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। उनको तो बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति जो थी उनको पहले अहोम भाषा में लिखा गया और उसके बाद जो है असमिया भाषा में भी इसको लिखा गया था। आगे निष्कर्ष इसका जब हम निकालेंगे जनजातीय लोगों के बारे में निष्कर्ष जब तक हम देखेंगे तो इस युग में हम चर्चा करते हैं कि उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इसी आदान-प्रदान में दोनों तरह के समाजों के में अनुकूल बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बाद में हम देखेंगे तो बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ जो थी, बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ जो थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएँ अपनाई। जो भी जनजातियाँ विभिन्न प्रकार की जीविकाएँ भी अपनाए थे। कालांतर में उनमें से कई जातीय आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कई जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया और कई कई जो थी उन्होंने दोनों को ही नकार दिया। जनजाति व्यवस्था को और हिंदू धर्म को भी दोनों को ही उन्होंने नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की और ये अपनी ही व्यवस्था की एक जो अच्छी व्यवस्था सुसंगठित हो वैसी व्यवस्था को उन्होंने बनाया। इस तरह से राजनीतिक रूप में जो है वो ताकतवर हो गए। इसमें उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में खड़ा लाकर कर दिया। तो आगे है क्या? तो आगे मंगोल। मंगोल के बारे में पढ़ेंगे तो बाहर जो भी हो रहे थे उनके बारे में देखेंगे। तो मंगोल में जो है एटलस में मंगोल को ढूँढने के लिए कहता है तो इसमें सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। ये भी जनजाति थी जो मंगोल जनजाति ये कहाँ पे? तो मंगोलिया में। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों, स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे थे। कहाँ पे? तो घास के मध्य एशिया के घास के मैदान स्टेपी और कुछ उत्तर के जो भाग वन मैदान थे उसमें वो बसे हुए थे। 1206 में जो है चंगेज़ खां ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। कौन? तो चंगेज़ खां ने 1206 ईस्वी में मुगल और तुर्की जनजातियों को एकता में जब एक साथ लाकर वो शक्तिशाली सैन्य बल में उसको बना दिया, सैनिक बना दिया। अपनी मृत्यु के समय 1227 वह एक सुव्यवस्थित प्रदेश का शासक था। कौन? तो चंगेज़ खां जो था वो सुव्यवस्थित प्रदेश का एक शासक बन गया जब तक वो ज़िंदा था 1227 तक। उसके उत्तराधिकारियों में एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने एक विशाल साम्राज्य को खड़ा कर दिया। अलग-अलग समय में उसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप, चीन तथा मध्य पूर्व का खासा जो बड़ा हिस्सा शामिल था।
मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएँ थी। ये विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। ये जो भी यहाँ पर देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी सैन्य व्यवस्था वहाँ पर मंगोल में थी और जो ये बहुत ही धार्मिक समूहों के समर्थन पर भी आधारित था। विभिन्न जातियों के धार्मिक समूहों पर भी ये आधारित था। तो चलिए ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम इसको जारी रखेंगे और इसके बारे में इतिहास के अगले अध्याय को हम देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, बहुत ही आप जितने भी जनजातियों के बारे में पढ़े, इनका कैसे विकास हुआ, कौन से राजा हुए, किसको क्या कहा गया, इन सब के बारे में इस अध्याय में हमने पढ़ा। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।